चैप्टर 5 अनिरुद्ध खन्ना से मुलाकात का प्रोग्राम वक्त की मुकम्मल बर्बादी साबित हुआ। मुझे ये तक शक हुआ कि नताशा ने सिर्फ इसलिए मुझे तलब किया था कि मैं उसे अपनी कार पर दरियागंज लेकर जाता तो उसका टैक्सी का भाड़ा बच जाता। फिर अपनी उस बीमार सोच पर मुझे खुद ही अफसोस होने लगा। उसकी ऐसी खिदमत करने वालों की क्या कमी थी दिल्ली शहर में। एक जमूरा तो मेरे पहले उसका हुक्का भर रहा था, वो तो उसे पलकों पर बिठाकर जहां वो चाहती लेकर जाता। बहरहाल मैंने अपना फर्ज निभाया था। बहन की पीठ थपथपाते भाई को भरपूर तसल्ली दी थी कि उसकी जमानत में कोई अड़चन नहीं आने वाली थी। उसके बाद हमने कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में लेट लंच किया। दरियागंज से कनॉट प्लेस तक ड्राइव के दौरान वो मेरे साथ थी, इसलिए वो ही एक वक्फा था जबकि ये बात मेरे को भूली रही कि कोई मेरे पीछे लगा था। लंच के बाद वो वहीं से मेरे से अलग हो गई। टैक्सी पर सवार होकर अपनी मंजिल की बाबत उसने मुझे बताना जरूरी न समझा। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और फिर मोबाइल निकालकर उस पर डॉक्टर शिखर उपाध्याय का नंबर पंच किया। डॉक्टर उपाध्याय क्लिनिक। सुबह वाली ही आवाज मुझे सुनाई दी, मे आई हेल्प यू? डॉक्टर उपाध्याय, प्लीज, यू आर कॉलिंग फ्रॉम अंडर माई नोज। मेरा नाम सुधीर कोहली है। मैंने सुबह भी फोन किया था जबकि डॉक्टर साहब सर्जरी में बिजी थे। ओह, प्लीज होल्ड ऑन। मुझे लंबा होल्ड करना पड़ा। आखिरकार डॉक्टर की आवाज मेरे कान में पड़ी। हेलो डॉक्टर उपाध्याय। डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुधीर कोहली है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप नर्स से अपॉइंटमेंट ले सकते थे। मैं कल वापस उसको ट्रांसफर करता हूँ। ओह नो डॉक्टर, प्लीज प्लीज। अब क्या है? पहले आप मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? डॉक्टर साहब, मेरे को आपकी प्रोफेशनल कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। मैं एक पर्सनल और निहायत जरूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। नाम क्या बताया आपने अपना? कोहली, सुधीर कोहली। व्हाट्स यूर लाइन ऑफ बिजनेस मिस्टर कोहली? मैं डिटेक्टिव हूँ। कुछ क्षण को लाइन पर खामोशी छा गई। जरूर उसने मुझे पुलिस का डिटेक्टिव समझा था। प्राइवेट साथ न लगाने पर अक्सर लोग ऐसा समझते हैं। आप क्या पर्सनल बात करना चाहते हैं? फिर डॉक्टर बोला, उसका कोई हिंट तो दीजिए। फोन पर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ जनाब कि किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। ऐसा न होता तो मैं हरगिज आपको डिस्टर्ब न करता हूँ। ऐसा है मिस्टर कोहली कि मैं कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर था, इसलिए काफी सारी अपॉइंटमेंट जमा हो गई हैं, जिनको अटेंड करते मुझे 9 बज जाएंगे। उसके बाद 1 घंटे के लिए मैंने कंप्यूटर पर बैठना है। आप 9 और 10 के बीच किसी वक्त मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं। थैंक यू सर। क्लिनिक का पता मुझे मालूम है। गुड। क्लिनिक काफी बड़ा है, जिसके रियर में मेरा ऑफिस है। आपके आने तक स्टाफ जा चुका होगा, इसलिए फ्रंट की बत्तियां बुझी होंगी। मैं फ्रंट एंट्रेंस को खुला छोड़ दूंगा, आप सीधे भीतर मेरे पास चले आइएगा। थैंक यू सर। कनॉट प्लेस से भगवान दास रोड पर स्थित अपने फ्लैट की तरफ जाते वक्त फिर मुझे ये एहसास सताने लगा कि कोई मेरे पीछे था। कौन हो सकता था? तब मैंने गंभीरता से सोचा, किसकी मेरे में ऐसी दिलचस्पी हो सकती थी? मुझे पुलिस के सिवाय कोई न सूझा। हाँ, ये हो सकता था कोई पुलिस का आदमी सादे कपड़ों में मेरे पीछे लगा हो सकता था। हासिल इंस्पेक्टर यादव समझता था कि उसके पास कपिल मकवाना के खिलाफ ओपन एंड शट केस था, लेकिन वो मुझे जाती तौर से जानता था, इसलिए मेरे रिकॉर्ड को भी जानता था कि मैंने कई ड्रम से ज्यादा टाइट ओपन एंड शट केसेज में छेद करके दिखाए थे।
लिहाजा उसकी मंशा हो सकती थी ये भांपने की कि मैं किस फिराक में था, ताकि वो मकवाना के केस में मेरे किसी को अनक्या करने का पहले से इंतजाम कर सकता। तब मैंने फैसला किया कि मुझे यकीनी तौर पर पता लगाना चाहिए था कि मेरे पीछे कोई था या नहीं। उस सिलसिले में मैंने मुकुंद लाल की मदद लेने का फैसला किया। रात 9 बजे बारिश होने लगी। 5 मिनट में वो मॉनसून जैसी तीखी हो गई। नतीजतन सड़कों पर उल्लू बोलने लगे। उसी माहौल में मैं अशोक विहार पहुंचा। मुकुंद लाल मेरे साथ था, इसलिए किसी से डॉक्टर का पता दरियाफ्त करने की जरूरत न पड़ी। वैसी जरूरत पड़ती तो उसका पूरा होना विकट बात होती, क्योंकि बरसात की वजह से सड़कें तो खाली पड़ी थी, कहाँ बताने वाला कोई था। क्लिनिक के सामने पार्क की दीवार के साथ मैंने कार रोकी। मुझे उम्मीद थी कि कोई हमारे पीछे यहाँ तक पहुँचेगा। मैं बोला, पहुँचा तो कोई नहीं, या तेज बारिश की वजह से पहुँचता मालूम न पड़ा। मुकुंद लाल ने राय जाहिर की, अच्छा, इतनी बरसात में बिना हेडलाइट्स जलाए कोई पीछे आ रहा हो तो जरूरी नहीं रियर व्यू मिरर में वो तुझे दिखाई दे। ठीक कहा, तू कार में ही बैठ और इस बाबत चौकस रह। कितनी देर में लौटेगा? 10-1 मिनट तो लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा लगने पर भी तूने यहीं रहना है, पीछे नहीं चले आना। अब क्यों बच्चे पढ़ा रहा है? मैं कार से निकला, सिर नीचा किए मैंने सड़क पार की और डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर प्रवेश द्वार को धक्का दिया। दरवाजा नी शब्द खुला। मैं भीतर दाखिल हुआ। भीतर मैंने अपने आप को मिनी अस्पताल के मिनी रिसेप्शन पर पाया था, जहां अंधेरा था लेकिन आगे गलियारा था जिसमें कदरन रोशनी थी। मैंने अपने पीछे द्वार पूर्ववत बंद किया और आगे गलियारे की ओर बढ़ा। गलियारा लंबा था और उसमें दोनों तरफ कई बंद दरवाजे थे। सिरे पर एक दरवाजा गलियारे के माथे पर था जिसके पीछे रोशनी थी। मैंने वहां पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। भीतर से गंभीर आवाज आई। दरवाजा खोलकर मैंने भीतर कदम रखा तो खुद को एक सजे हुए ऑफिस में पाया। विशाल ऑफिस टेबल के पीछे वो चमड़ा मंडी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी तवज्जो का मरकज साइड टेबल पर पड़ा एक कंप्यूटर था। मिस्टर कोहली? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। दी सेम, सर। मैं सिर नवाकर अदब से बोला। कम एंड सिट डाउन। मैं कंप्यूटर बंद करता हूँ। थैंक यू, सर। मैं एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया। जैसा उम्रदराज वो मुझे बताया गया था, वैसा वो कतई नहीं लगता था। उसके बाल घने और काले थे और चेहरे पर उम्र का कोई निशान नहीं था। फिर मुझे ध्यान आया कि वो खांसी जुकाम का इलाज करने वाला आम डॉक्टर नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। और क्या पता था कि अपना हुनर वो खुद अपने पर भी आजमा चुका था, जो कि उस उम्र में उसके चमकते चेहरे का राज था। कंप्यूटर ऑफ हो गया तो उसने कुर्सी घुमाई और मेरी तरफ आकर्षित हुआ। तो वो बोला, तुम हो सुधीर कोहली? जी हाँ। फोन पर तुमने ये नहीं बताया था कि तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हो। वो तो जाहिर था। कैसे जाहिर था? मैं पुलिस का डिटेक्टिव होता तो आपसे अपॉइंटमेंट मांगता, आपके पेशेंट्स की भी परवाह किए बिना आकर आपके सिर पर न खड़ा हुआ होता। बाय द वे, कैसे जाना कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ? डायरेक्टरी देखी? आईसी। डायरेक्टरी देखने की कोई खास वजह? कोई नहीं, यूं ही उत्सुकता हुई। वो क्या है कि मेरा आज तक कभी किसी डिटेक्टिव से वास्ता नहीं पड़ा, न पुलिस के से न प्राइवेट से। तो तुम कह रहे थे कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है? जी हाँ। मेरा क्या वास्ता? सीधा कोई नहीं, लेकिन घुमा फिरा के है। हो सकता है। कैसे? आप अखबार पढ़ते हैं?
हाँ, पढ़ता हूँ। हाल ही में दिल्ली के एक कोर्ट में एक सनसनीखेज कत्ल हुआ था। खुद सरकारी वकील का एंड जज की नाक के नीचे एक केस की सुनवाई के दौरान कटघरे में खड़े उस गवाह ने ही सरकारी वकील को शूट कर दिया, जिससे कि वो जिरह कर रहा था। आपने उस कत्ल की बाबत पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि कत्ल में दूसरी साइड का वकील इन्वॉल्व था, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं उसी कत्ल की बात कर रहा हूँ। जो वकील गिरफ्तार हुआ था उसका नाम कपिल मकवाना है और मैं उसका, समझ लीजिए कि नुमाइंदा हूँ। नुमाइंदा, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। गिरफ्तार वकील का कहना है कि उसका सरकारी वकील SL अग्रवाल के कत्ल से कतई कोई लेना देना नहीं। उसने मुझे अपनी बेगुनाही साबित करके दिखाने के लिए रिटेन किया है। वो वकील कातिल नहीं। कातिल तो वो है ही नहीं, क्योंकि गोली चलाने वाला कोई और था। उसकी बदकिस्मती ये रही कि जिस गन से कत्ल हुआ था वो उसकी मिल्कियत निकली और कातिल ने भरी अदालत में उस पर ये झूठा इल्जाम लगाया कि वो गन उसने दी थी। तुम ये कहना चाहते हो कि पुलिस ने एक गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले का ऐसा ही दावा है। और तुम्हारा क्या दावा है? अभी कोई दावा करने लायक बुनियाद मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने क्लाइंट की बात पर यकीन करूँ। काफी उच्च विचार हैं तुम्हारे। बेगुनाह साबित कर सकोगे अपने क्लाइंट को? कोशिश तो भरपूर कर रहा हूँ। उसी कोशिश के तहत यहाँ आए हो? जी हाँ। मेरा इस केस से तुम्हें क्या वास्ता दिखाई दिया? आपका एक बिजनेस कार्ड एक ऐसे शख्स के पास पाया गया था जो कि मर्डर सस्पेक्ट हो सकता है। तो मेरा कार्ड उसके पास होने से डिटेक्टिव साहब ने क्या नतीजा निकाला? वही जो स्वाभाविक है, ये कि शायद वो आपका पेशेंट हो या पहले कभी रहा हो। आई सी। आप यहाँ अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं? हाँ। सबका क्या मतलब? सिर्फ उन्हीं का जिनकी सर्जरी आपने की होगी है, या उनका भी जो कंसल्टेशन के लिए आए लेकिन सर्जिकल केस न बन सके? अच्छा, वो यहाँ सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। मैं अपॉइंटमेंट के बिना किसी से नहीं मिलता। जो अपॉइंटमेंट लेता है वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाता है। रिकॉर्ड कितना पीछे तक है? 10 साल तक। उसके पीछे का भी है, लेकिन वो मैनुअल है। वो रिकॉर्ड इस कंप्यूटर में भी है? हाँ। यहाँ 4 कंप्यूटर हैं, चारों इंटरकनेक्टेड हैं। मैं कुछ नाम बोलता हूँ, आप बराए मेहरबानी चेक कीजिए कि क्या वो नाम बतौर पेशेंट आपके रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मैं पहले कंप्यूटर फिर चालू कर लूँ, फिर बोलना। ठीक है, उसने वो जरूरी काम किया। अब बोलो। वो बोला। तान्या वर्गीज? नहीं है। तनुजा विघ्ने? नो। राजीव त्यागी? नो। सुबीर निगम? नो। विष्णु शुक्ला? नो। अदिति दत्ता? नो। अनिरुद्ध खन्ना? नो। कपिल मकवाना? नो। नताशा खन्ना? नो। दिल्ली गणेश? उस नाम पर उसकी भवें उठी, फिर उसने भी चेक किया। नो। वो बोला। मैं खामोश हो गया। और वो बोला। बस। मैं तनिक निराशापूर्ण स्वर में बोला। उसने कंप्यूटर फिर ऑफ कर दिया। अब अपने काम के बारे में कुछ बताइए। मैं बोला। मेरा काम पेचीदा है मिस्टर कोहली, लेमैन की समझ में नहीं आने वाला। फिर भी मैं और तरीके से समझाता हूँ। ओह, और तरीके से समझाते हैं। वो
उठकर एक फाइलिंग कैबिनेट के पास गया और वहां से एक फोटो एल्बम निकाल कर लाया। फिर जाकर अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठने की जगह वो मेरे बाजू की कुर्सी पर बैठ गया। उसने एल्बम को एक जगह से खोलकर मेरे सामने किया। मैंने देखा वहाँ सेलोफेन की विंडो में बाईं ओर एक तस्वीर थी और वैसी ही विंडो में दाईं ओर एक और तस्वीर थी। बाईं तस्वीर में व्यक्ति की नाक पकौड़े जैसी थी और बीच में से यूं पिचकी हुई थी जैसे टूट गई हो। दाईं तस्वीर में उसी व्यक्ति की वो ही नाक बिल्कुल सुडौल लग रही थी। समझे? डॉक्टर बोला, समझे मेरा काम? जी हाँ। मैं मंत्रमुग्ध स्वर से बोला, ये तो जादूगरी है, मिस्त्रीगिरी। जैसे सर्विस स्टेशन पर बॉडी वर्कशॉप में डेटिंग पेंटिंग का काम होता है, यूँ समझो कि यहाँ वैसे ही वो काम ह्यूमन बॉडी पर होता है। ग्रेट। उसने पन्ना पलटा। अगली तस्वीरें एक महिला की थी, जिनमें से एक में बाईं ओर वाली में उसकी छातियां ढलकी हुई थी और दाईं ओर वाली में वो नौजवान लड़की जैसी लग रही थी। आगे के कुछ पन्ने मैंने खुद पलटे। करिश्मा है। मैं बोला, आप हमेशा हर पेशेंट की ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड में रखते हैं? हमेशा तो नहीं, उसने उत्तर दिया, हर किसी की भी नहीं, लेकिन अमूमन रखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी ज्यादातर पेशेंट महिलाएं हैं और मैं ठिठक गया। मेरे सामने एक चमकीली ऐश ट्रे पड़ी थी जिसमें से प्रतिबिंबित होता दरवाजा मुझे दिखाई दिया, जो कि बाल बाल करके खुल रहा था। साला बाज नहीं आया। मैं खींचकर मुकुंद लाल की बाबत सोचने लगा, पीछे चला आया। लेकिन जब खुलते दरवाजे की झिरी में गन की नाल दाखिल होती मुझे दिखाई दी तो मैं समझ गया कि यो मुकुंद लाल नहीं था। मुकुंद लाल के पास गन का क्या काम? गन। मैंने डॉक्टर को धक्का दिया और खुद भी कुर्सी समेत फर्श पर लुढ़क गया। गोली सनसनाती हुई हम दोनों के बीच में से गुजरी और दीवार से जाकर टकराई। फिर गलियारे में दौड़ते कदमों की दूर होती आवाज गूंजी। मैंने उठकर खड़े होने की कोशिश की तो कुर्सी से उलझकर फिर ढेर हो गया। कोसते कराहते मैं कुर्सी से अलग हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बाहर की तरफ लपका। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर गलियारे में कदम डाला तो उसे खाली पाया। दौड़ता हुआ मैं क्लिनिक में मुख्य द्वार पर पहुंचा। द्वार खुला था। मैंने बाहर कदम डाला। दाईं ओर से भागते कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देखा, लेकिन अंधेरे और बारिश की चादर के पार मुझे कुछ दिखाई न दिया। मैंने अपनी कार की तरफ निगाह डाली तो मुझे न लगा कि मुकुंद लाल भीतर मौजूद था। सड़क पर दोनों तरफ खामोशी थी और वो खाली थी। सावधानी से मैं उधर लपका जिधर से भागते कदमों की आवाज आई थी। सावधानी की जरूरत इसलिए थी कि जिसने भीतर गोली चलाई थी वो बाहर भी चला सकता था। एकाएक आगे लोहा झंझनाने की और फिर किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज हुई। मैं ठिठका। अंधेरे में आंखें फाड़ कर मैंने सामने देखा, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। मैं फिर आगे को लपका। दूर कहीं से कार का इंजन स्टार्ट होने की और फिर उसके रफ्तार पकड़ने की आवाज आई। आगे बीच सड़क में एक साया था जो कि उठने की कोशिश कर रहा था। मुकुंद लाल, मुकुंद लाल, मैं आशंकित भाव से बोला। हाँ हाँ हाँ, वो फंसे कंठ से बोला। मैं लपक कर उसके करीब पहुंचा। मैंने उसे पकड़ ही लिया था। वो हाम फतासा बोला। मैंने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन साला छुड़ा के भाग गया। कौन था? क्या पता कौन था। अंधेरे में शक्ल तो पहचानी न गई। आया कहाँ से था? डॉक्टर के क्लिनिक से निकला था दौड़ता हुआ। मैं पीछे दौड़ा, उस पर छलांग लगाई तो उसका टखना मेरे हाथ में आ गया, लेकिन मेरे पकड़ मजबूत कर पाने से पहले साले ने दूसरी टांग चला दी और मैं परे जाके गिरा।
आगे कहीं उसकी कार खड़ी थी जिस पर सवार होकर निकल गया। कार कैसी थी? क्या पता कैसी थी? दिखाई कहाँ दी? खाली आवाज सुनी। कोई बत्ती वत्ती जलाता तो तब भी कोई बात थी। मुकुंद लाल, जब तूने उसे क्लिनिक से निकलते देखा तो दाखिल होते क्यों नहीं देखा? उसके हाथ से कोई चीज गिरी थी। टन की आवाज के साथ। उसे वापस उठाने का उसे मौका नहीं मिला था। वो यहीं कहीं होगी। क्या चीज? मुझे क्या पता क्या चीज। मिलेगी तो पता लगेगा ना। तू देख। लेकिन मैं भी देखता हूँ। मुकुंद लाल, मैंने पूछा है। तेरी गाड़ी छूट रही है। मैं खामोश हो गया। दोनों ने मिलकर तलाश शुरू की। फुटपाथ के पास एक गन पड़ी थी। मैंने झुककर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। रुक रुक। मुकुंद लाल चेतावनी भरे स्वर में बोला। अरे रुक। मैं ठिठका। बाजू हट। मैं एक और सरका तो उसने जेब से बाल पेन निकालकर उसका एक सिरा रिवाल्वर की नाल में डाला और फिर उसे उठाया। सारी मेरे मुंह से अपने अपने आप निकला। हालात की गहमागहमी में मेरे से कोताही होने जा रही थी। मुकुंद लाल ने नाल के करीब नाक ले जाकर उसे सूंघा। नाल में पानी घुस गया है, वो बोला। फिर भी जले बारूद की गंध साफ आ रही है। मैंने भी उस बात की तस्दीक की। इसे तू संभाल। रुमाल में लपेट ले। मैंने रुमाल निकालकर हथेली पर फैलाया। उसने उस पर रिवाल्वर रख दी तो मैंने उसके चारों कोने मिलाकर गांठ बांध दी। मैंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। वो बोला, कहाँ चली थी? क्लिनिक के भीतर। जो ये गन छोड़ के भाग गया, उसने भीतर डॉक्टर पर गोली चलाई थी। मर गया? नहीं, बच गया। ऐन मौके पर मैंने उसे गोली के रास्ते से धक्का दे दिया, इसलिए बच गया। होगा कौन वो? पता नहीं कौन था। कोई दिन भर से मेरे पीछे लगा हुआ था। वो ही होगा। तूने कार का मेक या रंग भी नहीं देखा था? अरे, कार ही नहीं देखी थी। इंजन की आवाज से अंदाजा लगाया कि कार थी। अब तू ये बता, अब यही बारिश में खड़ा कल्याण करेगा? हम वापस लौटे और डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुए। बदहवास डॉक्टर हमें रिसेप्शन पर मिला कि किसी ने गोली चलाई। वो बोला, जी हाँ। मैं बोला, मेरे ऊपर? जी हाँ। तुमने मुझे इसलिए धक्का दिया था? जी हाँ। वार्निंग कैसे मिली? मैंने बताया। यानी कि डॉक्टर बोला, तुम्हें ऐश ट्रे पर से खुलते दरवाजे से भीतर दाखिल होती गन की नाल न दिखाई दी होती तो मैं मरा पड़ा होता। जी हाँ। यही तो वो काम था जिसे अंजाम देने गन वाला यहाँ आया था। डॉक्टर के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। ये कौन है? फिर उसने मुकुंद लाल की तरफ इशारा किया। ये मेरे साथ है। मैं बोला, ओह, आपने पुलिस को फोन किया? पुलिस को? किस लिए? आप पर गोली चली है। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। फिर भी रिपोर्ट जरूरी है। क्या फायदा होगा? हमलावर की गन पीछे रह गई है। गन से पुलिस हमलावर को ट्रेस कर सकती है। ओह, मैं फोन करता हूँ। डॉक्टर वापस अपने ऑफिस की तरफ बढ़ चला। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुकुंद लाल व्याकुल भाव से बोला, पुलिस से मेरा आमना सामना होने का मतलब है। मुझे मालूम है मतलब। तू जिस सवाल को टाल रहा है उसका जवाब दे और फिर मैं सोचता हूँ तेरी प्रॉब्लम की बाबत। पूछ। क्या पूछ? 3 बार पूछा। जब तूने उस शख्स को क्लिनिक से निकलते देखा तो दाखिल होते क्यों नहीं देखा? यार, मैं अपनी हरकत से शर्मिंदा हूँ। जवाब दे।
देता हूँ। पहले बोल, तूने मुझे माफ किया। अबे, पहले पता तो लगे तूने क्या किया है। मैं ऊँघ गया था। इस बात की माफी मांग रहा है? इस बात की नहीं, ऊँघ जाने की वजह की। क्या है वजह? क्यों ऊँघ गया था? वो क्या है कि तेरी गाड़ी में तेरी विस्की की बोतल पड़ी थी। मैंने 2 घूंट मार लिए। मैंने माथा पीट लिया। यार, ठंड लग रही थी। तूने पता नहीं कब लौटना था। ऊपर से बारिश हो रही हो तो तू जानता ही है कि बारिश में पीने वालों को क्या होने लगता है। बस रहा नहीं गया। तुझे कैसे मालूम था गाड़ी में विस्की की बोतल पड़ी थी? तू रेगुलर घूंट लगाने वाला शौकीन आदमी है, इसलिए मेरे पीठ फेरते ही बोतल तलाश करने में जुट गया। अब यार, माफ कर दे, बोल तो दिया। मुकुंद लाल। हाँ, लानत है तेरे पर। क्यों लानत है भाई? वो भड़का क्योंकि मैंने तेरी जरा सी दारू पी ली। मैं बोतल लौटा दूंगा। अबे झाऊं, इसलिए लानत है क्योंकि अगर तू घूंट लगाकर ऊँघा न होता तो तूने उस शख्स की शक्ल देखी होती जिसने कि डॉक्टर को शूट करने की कोशिश की थी। उसने गर्दन झुका ली। मैं चलता हूँ। फिर एकाएक बोला, मुकुंद लाल, तू नहीं जा सकता। कैसे जा सकता है? मार्केट में टैक्सी स्टैंड है, वहाँ कोई न कोई टैक्सी जरूर होगी। न भी हुई तो बारिश में बसें थोड़े ही चलनी बंद हो जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था। तू पैदल भी जाए तो मेरे को क्या है? तो और क्या मतलब था? तुझे गवाही के लिए रुकना होगा। हरगिज नहीं। मैंने बोला न, तू मेरे साथ यहाँ नहीं आया था। तू मुझे रास्ते में मिला था। मैंने तुझे इस शर्त पर लिफ्ट दी थी कि पहले मैं यहाँ का अपना छोटा सा काम निपटाऊंगा। इसी वजह से जब मैं भीतर अपना काम कर रहा था तो बाहर कार में बैठा हुआ था। इसमें क्या खराबी है? इसमें तेरा हवलदार होना क्यों कर आड़े आता है? यूं तो नहीं आता। तो फिर रुकता हूँ। तुझे तो उल्टे शाबाशी मिलेगी कि ड्यूटी पर न होते हुए भी तूने जब गोली की आवाज सुनी तो बेमिसाल फुर्ती और मुस्तैदी दिखाकर तूने गोली चलाने वाले को पकड़ने की कोशिश की। तू वो कोशिश न करता तो गन की सूरत में पीछे एक बड़ा क्लू न छूटता जो कि अंत हमलावर की शिनाख्त और गिरफ्तारी की वजह बनेगा। अब बोल, क्या कहता है? कह तो चुका, मैं यही हूँ। शाबाश। तभी डॉक्टर वहाँ पहुँचा। मैंने फोन कर दिया है। वो बोला, लोकल थाने से अभी चुटकियों में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन थाने से? हाँ, करीब ही है यहाँ, एन मेन रोड पर। आपने 100 नंबर पर फोन किया था? हाँ, डिस्पैचर ने बोला था ऐसा कि पुलिस लोकल थाने से आएगी। हाँ, फिर तो मुझे भी कहीं अर्जेंट फोन लगाना होगा। कहाँ? पुलिस के महकमे में ही, जहाँ से कि एक खास इंस्पेक्टर के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। वो आ गया तो मुझे आपसे भी मंत्रणा करनी होगी। कैसी मंत्रणा? वो आ जाए, एक ही बार बताऊंगा। मैं अभी हाजिर हुआ। उनसे अलग हटकर मैंने अपने मोबाइल पर इंस्पेक्टर यादव को कॉल लगाई। अगले रोज पटियाला हाउस के उसी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में वही सब लोग जमा थे जो कि पिछले सोमवार को तब वहां जमा थे जबकि कोर्ट में गोली चली थी और सरकारी वकील एस.ए. अग्रवाल की जान गई थी। कोई फर्क था तो ये था कि उस बार पुलिस बंदोबस्त पहले से 5 गुना ज्यादा था। सबकी मेटल डिटेक्टर से तलाशी हुई थी और दर्शकों में कुछ वकील और कुछ मीडिया पर्सन भी शामिल थे।
कोई इजाफा था तो ये था कि उस रोज की अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए डॉक्टर शिखर उपाध्याय और एडवोकेट बलदेव राज मखीजा मौजूद थे। एडवोकेट मखीजा सफेद बालों वाला उम्रदराज व्यक्ति था, मेरा दोस्त था और उसी मुलाजे के तहत मेरी दरख्वास्त पर वहाँ मौजूद था। सुबह 6 बजे मैं फरीदाबाद में स्थित उसके घर पर पहुंचा था और उसे सूरत अहवाल से वाकिफ कराया था। ये उसी के बस की बात थी कि आनन फानन उसने सारी बात को समझ लिया था और कोर्ट में वो सब कहने की तैयारी कर ली थी जो मैं वकील होता या वकील की जगह मेरे पेश हो सकने का कोई प्रावधान होता तो कहता। सारी रात और दिन की उस घड़ी की मुसलसल भागदौड़ में मुझे एक क्षण के लिए भी सोना नसीब नहीं हुआ था। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। आज की कार्यवाही देर से इसलिए शुरू हो रही है, रिकॉर्ड में दर्ज कराने की गरज से मैजिस्ट्रेट बोला, क्योंकि पहले मेरे चैम्बर में इसी केस से संबंधित एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें अभियुक्त अनिरुद्ध खनाल के केस की फौरी सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया गया था। जो नए तथ्य चैम्बर में मेरे सामने रखे गए थे उनकी रूह में मैंने भी ऐसी सुनवाई जरूरी समझी थी और उसके इंतजाम का आदेश जारी किया था। संतोष का विषय है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर भी तमाम संबंधित व्यक्ति इस घड़ी अदालत में मौजूद हैं। कोर्ट ने इस बात का गंभीर संज्ञान लिया है कि पिछली पेशी में यहाँ कोर्ट की ऐन नाक के नीचे एक कत्ल हो गया था। एक निहायत दिलेरीभरे और खतरनाक तरीके से भरी अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसी गवाह ने शूट कर दिया जिससे कि वो जिरह कर रहे थे। अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस असाधारण और अप्रत्याशित घटना का मौजूदा केस से कोई संबंध हो सकता है, इसलिए दोनों पक्षों द्वारा उस केस की सुनवाई को जारी रखने की जरूरत महसूस की गई है, जिसकी कि इस कोर्ट ने एक स्पेशल केस के तौर पर आउट ऑफ दी वे जाकर स्थापित कार्यप्रणाली को किनारे करके तुरंत स्वीकृति दी है। मुजरिम खड़ा हो। अनिरुद्ध खनाल अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ। इधर देखो। अनिरुद्ध ने मैजिस्ट्रेट की तरफ देखा। तुम्हारा वकील कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है लेकिन इस वक्त अदालत में मौजूद है। तुम बतौर वकील अभी भी उसकी सेवाएं चाहते हो? नहीं, योर ऑनर। वजह? मैंने नया वकील एंगेज कर लिया है। कौन? एडवोकेट B.R. मखीजा। एडवोकेट मखीजा इस वक्त कोर्ट में हाजिर हैं? यस, योर ऑनर। मखीजा अपने स्थान से उठकर बोला। देन यू मे काइंडली प्रोसीड। थैंक यू, योर ऑनर। मैं डॉक्टर शिखर उपाध्याय को गवाह के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर उपाध्याय बराए मेहरबानी गवाह के कटघरे में हाजिर हूँ। डॉक्टर ने आदेश का पालन किया। आपका नाम शिखर उपाध्याय है, आप MD डॉक्टर हैं। अशोक विहार में आपका क्लिनिक है और ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। एसेल। अग्रवाल की जगह मिलने पर मन ही मन फूला न समाता राजीव त्यागी जोश से बोला। मैजिस्ट्रेट ने भवे उठाकर त्यागी की तरफ देखा। गवाह को शपथ नहीं दिलाई गई। ऑब्जेक्शन पर रूलिंग रिजर्व रखी जाती है और नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सलाह दी जाती है कि वो अपनी आवाज पर काबू रखें। ये अदालत बहरी नहीं है। गवाह जवाब दे। जी हाँ। गवाह बोला। बतौर MD आपकी स्पेशलिटी क्या है? मखीजा ने पूछा। मैं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, जिसे आम जुबान में प्लास्टिक सर्जन बोला जाता है। बतौर प्लास्टिक सर्जन आप क्या करते हैं? इंसानी जिस्म की जन्मजात या बीमारी या दुर्घटना की वजह से पैदा हुई विकृतियाँ दुरुस्त करता हूँ, जिसमें हड्डियों की बनावट में तब्दीली, चमड़ी का प्रत्यारोपण वगैरह शामिल है। उससे पेशेंट को क्या फायदा होता है? उसकी फिजिकल अपीयरेंस में सुधार होता है। ऐसे सुधार की तलबगार तो औरतें ही होती होंगी। मर्द भी होते हैं, लेकिन अधिकतर औरतें होती हैं। किस अनुपात में? 10 में से 1 पेशेंट मर्द होता है।
कल रात 9:45 के करीब आपके क्लिनिक में गिरफ्तार वकील कपिल मकवाना का एंगेज किया हुआ सुधीर कोहली नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव पहुंचा था। जी हाँ। क्या चाहता था? मेरा रिकॉर्ड चेक करना चाहता था। उस चेकअप के दौरान क्या कोई गैरमामूली केस सामने आया था? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। त्यागी बोला, दिस इज ए लीडिंग क्वेश्चन। ओवररूल। मैजिस्ट्रेट बोला, गवाह जवाब दे। जी हाँ। गवाह बोला, केस किसी पुरुष पेशेंट से संबंधित था या स्त्री पेशेंट से? पुरुष पेशेंट से संबंधित था। क्या नाम था उस पेशेंट का? गुंजन चौधरी। वो कब आपका पेशेंट बना था? 2 साल पहले। बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब चाहें तो 23 महीने 16 दिन पहले। आपने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी? जी हाँ। किस किस्म की? स्किन ग्राफ्टिंग की किस्म की। क्या किया था? उसकी दाईं कलाई पर से स्थायी गोदने का बड़ा सा निशान हटाया था। गोदने में क्या दर्ज था? 2 तोपों वाला एक जंगी जहाज दर्ज था। तत्काल अदालत में फुसफुसाहट शुरू हुई जो तेज होने लगी। आर्डर, आर्डर। मैजिस्ट्रेट बोला। फुसफुसाहट बंद हुई। डॉक्टर उपाध्याय मखीजा बोला, आप उस शख्स को, गुंजन चौधरी नाम के उस शख्स को दोबारा देखें तो पहचान लेंगे? जी हाँ। जबकि 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी मुझे वो शख्स बाखूबी याद है। क्या वो इस वक्त अदालत में है? इशारा करके बताइए कहाँ है? मिस्टर सुबीर निगम, रुक जाइए। आप इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। दरवाजे की तरफ बढ़ता निगम बिना गर्दन घुमाए बोला और बढ़ता रहा। रुक जाइए। निगम की गति में कोई अंतर न आया। मेरी अदालत से दरख्वास्त है, इस वक्त इस शख्स को यहाँ से जाने से रोका जाए। स्टॉप दैट मैन, मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया। एक हवलदार ने आगे बढ़कर मजबूती से उसका रास्ता रोका। ये जुल्म है। निगम बोला, नाइंसाफी है। ब्रिंग हिम हेयर। हवलदार ने निगम को मैजिस्ट्रेट के कटघरे के करीब पहुंचाया। स्टेट योर नेम। सुबीर निगम। यू विल स्टे हेयर अंटिल ऑर्डर्ड अदरवाइज। यस, योर ऑनर। प्रोसीड। मैजिस्ट्रेट मखीजा से बोला। थैंक यू, योर ऑनर। मखीजा बोला और फिर गवाह से संबोधित हुआ। 2 साल पहले का आपका गुंजन चौधरी नाम का पेशेंट इस वक्त अदालत में है। इशारा करके बताइए कहाँ है? उसने सुबीर निगम की तरफ इशारा किया। मिस्टर निगम, आप गवाह की तरफ देखिए। निगम ने देखा। डॉक्टर उपाध्याय, आप इस शख्स की शिनाख्त अपने पेशेंट गुंजन चौधरी के तौर पर कर रहे हैं, जो कि 2 साल पहले अपनी दाईं कलाई पर से जंगी जहाज का एक स्थायी गोदना प्लास्टिक सर्जरी की मदद से मिटवाने आया था। जी हाँ। उसके किसी तरह के आसार कलाई पर बाकी रहे थे? जी नहीं। क्या ये सच नहीं है कि आप जिस शारीरिक अंग पर अपनी सर्जरी का कमाल दिखाते हैं, उसकी सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की तस्वीर उतार कर अपने पास रखते हैं? सच है। क्या आपने इस शख्स की, जिसकी शिनाख्त आपने गुंजन चौधरी के तौर पर की लेकिन असल में जिसका नाम सुबीर निगम है, कलाई की भी ऐसी तस्वीरें उतारी थी? जी हाँ, उतारी थी। ये झूठ है। निगम चिल्लाया, इन्होंने मेरी कोई तस्वीर नहीं। वो खामोश हो गया। उसने होंठ कांटे, दांत भींचे और बेचैनी से पहलू बदला। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकती दिखाई देने लगी। मिस्टर निगम, मैजिस्ट्रेट बोला, क्या आपको एहसास है कि आपने अभी जो अवांछित प्रलाप किया, उससे गवाह के कथन की सत्यता प्रमाणित होती है?
यूं आपने खुद ही स्थापित कर दिया है कि 2 साल पहले आप ही गुंजन चौधरी के फर्जी नाम से गवाह के पास पहुंचे थे। आपका ये प्रलाप इस कोर्ट में आपकी आत्म स्वीकृति का, कन्फेशन का दर्जा रखता है। भले ही ऐसा आपने शपथ ग्रहण करके नहीं किया, लेकिन इस अदालत में मौजूद हर शख्स ने उसे सुना और जरूरत पड़ने पर हर शख्स उस सिलसिले में आपके खिलाफ गवाह बन सकता है। निगम के मुंह से बोल न फूटा। बैठ जाइए। निगम ने आदेश का पालन किया। योर ऑनर, डॉक्टर बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मिस्टर निगम ने मेरे बयान पर अभी अपना जो विरोध दिखाया वो एक तरीके से ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन। इन्होंने मुझे अपनी कलाई की तस्वीर खींचने देने से बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसी तस्वीर क्योंकि मेरे लिए जरूरी होती थी इसलिए मैंने वो इनकी इजाजत के बिना बाद में खींच ली थी। बाद में कब? जब ये मेरी ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़े थे। ऐसी तस्वीर को आप जरूरी क्यों समझते हैं? योर ऑनर, प्लास्टिक सर्जरी से मैंने एक ऐसे आदमी की सूरत तब्दील की थी जिसकी बाबत मुझे बाद में पता चला था कि वो कई कत्ल कर चुका फरार मुजरिम था, जिसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। तब सिर्फ मैं जानता था कि उस आदमी की मौजूदा सूरत कैसी थी, लेकिन कुछ साबित नहीं कर सकता था। वो 8 साल पहले का वाकया है। उसके बाद मैंने समाज के लिए अपना फर्ज समझकर अपने केस की प्री और पोस्ट सर्जरी तस्वीरें रिकॉर्ड में रखनी शुरू कर दी थी। ऐसी तस्वीरें आपके पास इस शख्स की भी हैं, भले ही आपने वो इसकी इजाजत से नहीं उतारी। जी हाँ, पेश कीजिए। डॉक्टर ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से 2 तस्वीरें निकालकर कोर्ट क्लर्क को सौंपी, जो कि उसने आगे मैजिस्ट्रेट को थमाई। मैजिस्ट्रेट ने गौर से उन तस्वीरों का मुआयना किया। उस दौरान कोर्ट में मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। फिर मैजिस्ट्रेट ने तस्वीरों पर से सिर उठाया और बोला, मिस्टर गोविंद चावला अदालत में है। गोविंद चावला उठ खड़ा हुआ। अप्रोच दी कोर्ट। गोविंद चावला कोर्ट को दर्शकों से अलग करते कटघरे पर पहुंचा और मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ। ये तस्वीर देखिए। मैजिस्ट्रेट ने झुककर उसे एक तस्वीर थमाई। इसमें कलाई पर जंगी जहाज का गोदना चित्रित है। अदालत का सवाल है, क्या आप इस गोदने को पहचानते हैं? गोविंद चावला ने तस्वीर को देखा। तत्काल वो जज्बाती हो उठा। उसके चेहरे पर अवसाद की छाया तैर गई। जवाब दीजिए। पहचानता हूँ, वो कामपता आवाज से बोला। कैसे पहचानते हैं? यही गोदना उन 2 आतताइयों में से उस एक की कलाई पर था जिसने की कैश कब्जाया था। मैं इसको 7 जन्म नहीं भूल सकता। ये उसी की कलाई की तस्वीर है जिसे कैश लूटा था, जिसके जोड़ीदार ने मेरे बेटे को और मुझे शूट किया था। मेरे को सोते से जगा कर भी सवाल किया जाएगा तो मेरा जवाब होगा कि ये उन्हीं 2 हत्यारों में से एक की कलाई पर गुदे गोदने की तस्वीर है। वो रोने लगा। मैजिस्ट्रेट के इशारे पर एक क्लर्क ने उसके हाथ से तस्वीर ले ली और उसे दर्शकों में वापस उसकी सीट पर पहुंचाया। आप गवाह से कुछ और पूछना चाहते हैं? फिर मैजिस्ट्रेट बोला। यस, योर ऑनर। मखीजा बोला। प्रोसीड। डॉक्टर उपाध्याय, अभी आपने कल रात 9:45 बजे के करीब अपने क्लिनिक में सुधीर कोहली नाम के प्राइवेट डिटेक्टिव के आगमन की तस्दीक की थी। अब बराए मेहरबानी आप ये बताइए कि मिस्टर कोहली की मौजूदगी में वहाँ क्या अप्रत्याशित घटना घटी थी? ऑब्जेक्शन। त्यागी बोला। लीडिंग क्वेश्चन। आई कैन कनेक्ट इट अप, योर ऑनर, क्योंकि मिस्टर कोहली भी अदालत में मौजूद है और वो इंस्पेक्टर भी अदालत में मौजूद है जो कि उस अप्रत्याशित घटना के बाद वहां पहुंचा था। ओवररूल्ड। मैजिस्ट्रेट बोला। मिस्टर उपाध्याय, मखीजा बोला, जवाब दीजिए।
मैं अपने ऑफिस में मिस्टर कोहली के साथ बैठा उन्हें अपने केसेज के फोटोग्राफ्स दिखा रहा था कि एकाएक मिस्टर कोहली ने मुझे जोर का धक्का दिया था, जिसकी वजह से मैं कुर्सी समेत एक ओर गिर गया था। वैसे ही मिस्टर कोहली ने खुद को भी कुर्सी समेत फर्श पर गिरा दिया था और तभी एक फायर हुआ था और फिर बाहर गलियारे में भागते कदमों की आवाज गूंजी थी। यूं चली जो गोली दीवार में जाकर टकराई थी। मिस्टर कोहली ने अगर मुझे एकाएक धक्का न दिया होता तो यकीनन मेरी खोपड़ी से टकराती। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके क्लिनिक में आप पर कातिलाना हमला हुआ था, जिससे कि आप बाल बाल बचे थे। जी हाँ, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। डॉक्टर उपाध्याय, मैजिस्ट्रेट बोला, कोर्ट को इस बात का एहसास है कि इस वक्त आपको अपने क्लिनिक में होना चाहिए, जहां कि आपका एक सर्जिकल केस सर्जरी के लिए आपका इंतजार कर रहा है। अपने काम का हर्जा करके आप यहाँ आए। आपने कोर्ट से पूरा सहयोग किया, इसके लिए कोर्ट आपका शुक्रगुजार है। फिर भी कोर्ट इस बात का संज्ञान लेने पर मजबूर है कि आपने अपने पेशेंट के मना करने के बावजूद उसकी इजाजत के बिना उसकी बेहोशी की हालत में वो तस्वीरें खींची जो कि वो नहीं खिंचवाना चाहता था। ऐसा करना प्रोफेशनल एथिक्स से खिलाफ है। कोर्ट आपसे उम्मीद करता है कि आइंदा आप ऐसी हरकत से परहेज करेंगे। यस, योर ऑनर, आप जा सकते हैं। डॉक्टर उपाध्याय कटघरे से निकला और कोर्ट से रुखसत हो गया। फिर गवाह के कटघरे में झिझकता सकुचाता मुकुंद लाल पेश हुआ। मैजिस्ट्रेट के इशारे पर गीता लेकर क्लर्क गवाह के सामने पहुंचा। गीता पर हाथ रखिए, वो मशीनी अंदाज में बोला, और कहिए मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मुकुंद लाल ने कहा। क्लर्क परे हट गया। तुम्हारा नाम मुकुंद लाल है, मखीजा बोला। एक इत्तेफाक के तहत कल रात 9:45 बजे के करीब अशोक विहार के इलाके में तुम प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर कोहली के साथ थे। जी हाँ, मुकुंद लाल बोला। मैं बरसात में ऐसी जगह फंसा हुआ था जहां मुझे बस ऑटो टैक्सी कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तभी भगवान के भेजे मुझे कोहली साहब, जो कि मुझे जानते हैं, मुझे अपनी कार पर उधर से गुजरते दिखाई दिए। उन्होंने मुझे इस शर्त पर लिफ्ट दी कि उन्हें उस इलाके में डॉक्टर उपाध्याय के क्लिनिक पर थोड़ी देर का काम था। मुझे उनके थोड़ी देर के काम से उस मौसम में भला क्या एतराज होता। मैं उनके साथ कार में सवार हो गया। वो क्लिनिक पर पहुंचे और मुझे कार में बैठा छोड़कर भीतर क्लिनिक में चले गए, जहां कि उन्होंने डॉक्टर उपाध्याय से मिलना था। पीछे इंतजार के दौरान मैं थोड़ी देर को ऊँघ गया था। फिर एकाएक गोली चलने की आवाज से मेरी ऊँघ टूटी थी। फौरन बाद कोई दौड़ता हुआ क्लिनिक से बाहर निकला था, जो कि मैं समझ गया था कि वो ही शख्स था जिसने की भीतर गोली चलाई थी। ऑब्जेक्टेड, त्यागी बोला। एज कंक्लूजन ऑफ द विटनेस, एज अज्यूमिंग द फैक्ट्स नॉट इन एविडेंस। गवाह आगे अपने बयान में इसे कनेक्ट अप करेगा। मखीजा बोला। ओवररूल। मैजिस्ट्रेट बोला। आगे बढ़ो। मखीजा गवाह से बोला। उस शख्स को पकड़ने की नियत से मुकुंद लाल बोला। मैं कार से निकलकर उसके पीछे भागा था। मैंने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन वो मेरी पकड़ से छूटकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। उस दौरान जो थोड़ी बहुत धींगामुश्ती मेरे में और उस शख्स में हुई थी, उसमें उसकी रिवॉल्वर वहां गिर गई थी, जो कि उस शख्स के निकल भागने के बाद मैंने फुटपाथ के पास से गिरी पड़ी उठा ली थी। वो भाग कैसे निकला? उसकी आगे कहीं कार खड़ी थी जिस पर वो सवार हो गया और फिर ये जा वो जा। रिवॉल्वर आपने झुककर हाथ बढ़ाया और उठा ली? नहीं साहब, ऐसे तो उस पर के फिंगरप्रिंट्स नष्ट हो जाते। तो कैसे उठाई? रिवॉल्वर की नाल में अपना बाल पेन डालकर उठाई और आगे कोहली साहब को सौंप दी, जो कि तब तक वहां पहुंच गए थे। उन्होंने एहतियातन रिवॉल्वर को अपने रुमाल में लपेट लिया था।
रिवॉल्वर में आपने कोई खास, कोई गैरमामूली बात नोट की थी? क्या? उसकी नाल में से जले बारूद की गंध आ रही थी। उसका क्या मतलब था? मतलब साफ था, हाल ही में से गोली चली थी। इसी वजह से आप इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो वही शख्स था जिसने भीतर डॉक्टर उपाध्याय के क्लिनिक में गोली चलाई थी। जी हाँ, और आपसे हुई धींगामुश्ती में उसकी रिवॉल्वर पीछे छूट गई थी। जी हाँ। बाद में वो रिवॉल्वर कहाँ गई? रिवॉल्वर प्रहलाद गुप्ता नाम के उस सब इंस्पेक्टर को सौंप दी गई थी जो कि वारदात की तफ्तीश के लिए लोकल थाने से आया था। ठीक। योर विटनेस, मखीजा त्यागी से बोला। नो क्वेश्चन, त्यागी बोला। अब आप जा सकते हैं। मुकुंद लाल गवाह के कटघरे से निकल गया। फिर सब इंस्पेक्टर की पेशी हुई। उसे शपथ दिलाई गई। अपना नाम और व्यवसाय बोलिए। मखीजा बोला, प्रहलाद गुप्ता। गवाह बोला, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। प्रेजेंट पोस्टिंग अशोक विहार पुलिस स्टेशन। कल एक वारदात की तफ्तीश के लिए आप उसी इलाके में स्थित डॉक्टर शिखर उपाध्याय के क्लिनिक में पहुंचे थे? जी हाँ। तब के वाकयात बयान कीजिए। वहां पहुंचकर मुझे पता चला था कि किसी ने डॉक्टर उपाध्याय पर गोली चलाकर उन्हें मार डालने की कोशिश की थी। उस वक्त उनके साथ सुधीर कोहली नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। कोहली की बाहर खड़ी कार में उसका एक साथी था जिसने गोली चलने की आवाज सुनी थी और फिर हमलावर को वहां से भाग निकलते देखा था। उसने उसको पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन हमलावर उसकी पकड़ से छूटकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। जो थोड़ी बहुत धींगामुश्ती उस शख्स की हमलावर के साथ हुई थी, उसमें उसकी रिवॉल्वर वहां गिर गई थी जो कि मेरे मौका वारदात पर पहुंचने पर एक रुमाल में लिपटी सुधीर कोहली ने मुझे सौंपी थी। मैंने डॉक्टर के क्लिनिक की एक दीवार में एक गोली धंसी पाई थी जो कि डॉक्टर और सुधीर कोहली दोनों के बयान के मुताबिक हमलावर ने चलाई थी। मैंने वो गोली सावधानी से वहां से खोद के निकाली थी और बाद में गोली और रिवॉल्वर दोनों पुलिस लैबोरेटरी में बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट प्रीतम गोगिया के पास भेज दी थी। थैंक यू। योर विटनेस, नो क्वेश्चन, त्यागी अनमने भाव से बोला। फिर बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट कटघरे में पेश हुआ। रूटीन शुरुआती सवालों के बाद उससे गोली और रिवॉल्वर की बाबत सवाल हुआ। आपको एक चली हुई गोली और एक रिवॉल्वर सौंपी गई थी? मखीजा ने पूछा। जी हाँ, गवाह बोला। आपने दोनों चीजों को जांचा परखा था? बैलिस्टिक्स एग्जामिनेशन से पता चला था कि गोली उसी रिवॉल्वर से चली थी। ऐसा कैसे पता चलता है? रिवॉल्वर से एक टेस्ट बुलेट चलाई जाती है, फिर उसको और मौका वारदात से बरामद गोली को कंपैरिजन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। अगर दोनों गोलियां एक ही गन से चली हों तो गोलियों पर नाल के भीतरी भाग की रगड़ से बनी लकीरें एक दूसरे पर सुपरइम्पोज हो जाती हैं। तब हुई थी? जी हाँ, 100%। जिसका मतलब था डॉक्टर के क्लिनिक की दीवार से निकाली गई गोली उसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी जो हमलावर की पीछे छूट गई थी। जी हाँ। फिर फायर आर्म्स के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड से उस गन के मालिक का पता चला। रिकॉर्ड में आजकल फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। उनका गन की मूठ पर से उठाए गए प्रिंट्स से मिलान किया गया तो वो हूबहू मिलते पाए गए। यूं गन की मिल्कियत निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई। जी हाँ। कौन निकला मालिक? नाम बोलिए। रिकॉर्ड के मुताबिक मालिक का नाम सुबीर निगम है। थैंक यू। योर विटनेस, नो क्वेश्चन, त्यागी बोला। मैजिस्ट्रेट ने घूर कर त्यागी की तरफ देखा।
कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। शायद उसे नए सरकारी वकील का किसी गवाह से कोई सवाल न पूछने का रवैया खल रहा था। आप जा सकते हैं, मखीजा बोला। सब इंस्पेक्टर कटघरे से बाहर निकल गया। अब मैं, मखीजा बोला, गवाह के कटघरे में सुबीर निगम को बुलाना चाहता हूँ। सुबीर निगम ने उठकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। उस वक्त वो उस शख्स की तरह लग रहा था जिसे लंबे इलाज के बाद उसी क्षण अस्पताल से छुट्टी मिली हो। बड़ी मुश्किल से उसने अपना संतुलन संभाला, आगे बढ़ने को कदम उठाया। उसने सिर घुमाकर विष्णु शुक्ला की तरफ देखा। उसके होंठ फड़फड़ाए, शरीर जोर से कांपा और फिर वो फर्श पर ढेर हो गया। मैजिस्ट्रेट अपलक वो नजारा देख रहा था। फिर उसने विष्णु शुक्ला की तरफ इशारा किया और आदेश दिया, इस आदमी को थोड़ी देर के लिए अदालत से बाहर ले जाया जाए। 2 हवलदार विष्णु शुक्ला को दाएं बाएं से थामकर हाल से बाहर ले गए। पीछे सुबीर निगम को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया गया। आर यू ऑल राइट? मखीजा ने उससे पूछा। निगम ने सहमति में सिर हिलाया। कटघरे तक कोई तुम्हें लेके जाए? उसने इनकार में सिर हिलाया और फिर कटघरे की ओर बढ़ा। वो वहां जाकर खड़ा हुआ तो मैजिस्ट्रेट उससे संबोधित हुआ, मिस्टर सुबीर निगम, अभी अदालत में जो कुछ तुम्हारे खिलाफ पेश हुआ वो होता तुमने देखा, सुना। ये अदालत वक्ती तौर पर तुम्हें इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी से मुक्त करती है कि तुम्हारा 2 साल पहले हुए नरेश चावला के कत्ल से कोई वास्ता था या नहीं। लेकिन कल रात डॉक्टर शिखर उपाध्याय के क्लिनिक पर उस पर जो कातिलाना हमला हुआ, मौजूद हालात में उसकी जवाबदेही तुम्हारे पर बड़ी शिद्दत से आयद होती है। अब अदालत खुद तुमसे सवाल करती है कि क्या तुम उस बाबत कोई बयान देना चाहते हो? नहीं, निगम फंसे कंठ से बोला। ताकीद रहे कि तुम्हारे इनकार को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी ताकीद रहे कि इस अदालत में जो भी कुछ तुम कहोगे उसे भी अभी या निकट भविष्य में तुम्हारे खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बाबत तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, ऊंचा बोलो। नहीं, अब ये अदालत तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहती है। इस दरख्वास्त को तुम पब्लिक अपील भी समझ सकते हो, जिसे करने पर इस अदालत पर भी नुक्ताचीनी हो सकती है। लेकिन मौजूदा हालात में ये अदालत उस नुक्ताचीनी को झेलने के लिए तैयार है। मिस्टर निगम, इस अदालत को इस बात का पूरा एहसास है और वो इस एहसास को तस्लीम करती है कि मुजरिम विष्णु शुक्ला की तुम्हारे खिलाफ गवाही के बिना तुम्हें नरेश चावला के कत्ल के केस में लपेटना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। इस अदालत को ये भी एहसास है कि फांसी की सजा पाया खूनी और साइकोपैथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे फांसी होना निश्चित है। उसकी फांसी को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए वो तुम्हारे लिए नवाजिश के तौर पर, फेवर के तौर पर तुम्हारे बारे में खामोश रहना अफोर्ड कर सकता है। ऐसी बातें तुम्हें समझाना गलत है, दस्तूर के खिलाफ है, लेकिन मौजूदा हालात में जरूरी है। तुम सुन रहे हो? हाँ। समझ रहे हो? हाँ। इस अदालत ने एक नौजवान को 10 साल की लंबी कैद की सजा दी, जिसका एक हिस्सा वो काट चुका है। लेकिन अब हालात का इशारा ये है कि उसके साथ जुल्म हुआ, उसे नाहक सजा हुई। आज ये बात फिर इस अदालत में उजागर हुई है कि जिस गुनाह के लिए अनिरुद्ध खनाल नाम के नौजवान की सजा हुई, उसके लिए कोई और जिम्मेदार था। और अब इस अदालत में नए गवाहों के बयानात से साफ स्थापित हुआ है कि वो कोई और तुम हो। क्योंकि एक गलत फैसले के लिए ये अदालत अपने आप को जिम्मेदार मानती है, इसलिए अपनी जाती हैसियत में चाहती है कि सही फैसला जल्द अज जल्द हो, और ऐसा तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। मिस्टर निगम, इस अदालत की मानवीय अपील तुम्हारी अंतरात्मा से है, उन पावन तत्वों से है जो हर प्राणी के अंतर में कहीं न कहीं छुपे होते हैं।
और उन्हें कुरेद कर उजागर करना पड़ता है। इस वक्त ये अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसा करने की कोशिश कर रही है ताकि जो इंसाफ पहले न हो सका वो अब हो सके। इस अदालत की अपील को तुम अदालत की कमजोरी न समझ लो, उसे अदालत की कोई मजबूरी न समझ लो। इसलिए अपील के साथ साथ तुम्हारे लिए वार्निंग जारी किया जाना भी जरूरी है। वार्निंग, जो कि हो सकता है तुम्हें धमकी लगे। धमकी के नाम पर निगम ने सकपका कर सिर उठाया। वार्निंग ये है मिस्टर निगम, मैजिस्ट्रेट बोला, कि पिछली रात को कत्ल की कोशिश के मुजरिम तो अंत पंत तुम साबित होकर रहोगे, लेकिन अगर तुमने इस अदालत में अदालत से सहयोग का रवैया न अख्तियार किया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सिफारिश के बिना भी अदालत तुम्हें वो सख्त से सख्त सजा देगी जो उसके अख्तियार में है। निगम के शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली। लेकिन ये अदालत फिर दोहराती है कि पहले कत्ल के मामले में अनिरुद्ध खनाल को बरी करने का फैसला लेने में अगर तुम अपने इकबालिया बयान के जरिए अदालत की मदद करोगे तो अदालत हर वो रियायत तुम्हारे लिए जारी करेगी जो कि उसके अख्तियार में है। और इन मामलात में अदालत के अख्तियारात कोई कम नहीं होते। मिस्टर निगम, ऐसी एक भी मिसाल नहीं है जबकि पहले कभी अदालत ने ऐसी कोई अपील जारी की हो, लेकिन क्योंकि एक बेगुनाह को सजा दी होने की वजह से अदालत खुद को गुनहगार मानती है और बड़ी शिद्दत से उस गुनाह की तलाफी करना चाहती है, इसलिए आउट ऑफ दी वे जाकर तुमसे वो अपील करती है जो कि तुमने अभी सुनी। अदालत ने जो कहना था वो कह चुकी। अब मिस्टर निगम, तुम्हारी बारी है। जवाब में निगम ने अपने सूखे होठों पर जुबानी फेरी, व्याकुल भाव से दाएं बाएं देखा और फिर गर्दन झुका ली। अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो मिल सकता है, निगम ने जवाब न दिया। मैजिस्ट्रेट ने गहरी सांस ली, असहाय भाव से गर्दन हिलाई और मखीजा से संबोधित हुआ, आप कोई और गवाह पेश करना चाहते हैं? सिर्फ एक और, योर ऑनर। मखीजा बोला। कौन? मिस तान्या वर्गीज। नो। निगम होठों में बुदबुदाया। नो। पता नहीं उसकी बुदबुदाहट मेरे सिवाय किसी ने सुनी या नहीं। क्या स्थापित करने के लिए? मजिस्ट्रेट ने यूं पूछा जैसे उन हालात में किसी और गवाह का बुलाया जाना उसे गैर जरूरी लग रहा हो। गवाह का बयान आप भी सुनेंगे, योर ऑनर। तब ले दी फाउंडेशन फर्स्ट। मखीजा ने नकली आह भरी और फिर बोला, योर ऑनर, मुझे उम्मीद थी कि प्लास्टिक सर्जन और बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट की गवाहियों के बाद मिस्टर निगम अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। मुझे खेद है कि ऐसा न हो सकता, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे इस अदालत में मिस्टर निगम से संबंधित कुछ गोपनीय बातें उजागर करना पड़ रहा है। प्लीज कम टू दी पॉइंट। I am coming to that, Your Honor. Your Honor, मिस वर्गीज पार्शली होस्टाइल विटनेस है, जो बड़ी मुश्किल से इस शर्त पर अदालत में आने को तैयार हुई है कि गवाह के कटघरे में उन्हें तभी तलब किया जाएगा जबकि वो एब्सोल्यूटली असेंशियल होगा। मिस्टर निगम के मौजूदा रवैये की वजह से वो असेंशियलिटी अब पैदा हो गई है। मिस वर्गीज की गवाही से मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ कि कोई 2-2.5 साल पहले मिस्टर निगम मिस वर्गीज पर दिलोजान से फिदा थे। तब वो दिवंगत एडवोकेट अपूर्व सेनगुप्ता की मुलाजमत में थे और लगभग 20,000 रुपए पगार पाते थे, लेकिन मिस वर्गीज की सोहबत में वो जिस प्रकार के खर्चे करते थे उसके लिए 1 लाख रुपए पगार भी कम साबित होती। उनका तब का ये एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ही हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि उस क्राइम की वजह बना जो कि 2 साल पहले गोल मार्केट के सेल्फ सर्विस स्टोर की लूट और कत्ल की सूरत में सामने आया। यू कैन कॉल यूर विटनेस। मिस तान्या वर्गीज गवाह के कटघरे में हाजिर हो। नहीं। निगम एकाएक गला फाड़ कर चिल्लाया, नहीं। तुमने कोई फैसला कर लिया है? मखीजा ने पूछा। हाँ। निगम बोला, हाँ, जैसा कि अदालत चाहती थी कि तुम करो। हाँ। मैजिस्ट्रेट ने स्पष्टतया चैन की सांस ली।
गवाह को शपथ दिलाई जाए। वो बोला। वो रस्म अदायगी हुई। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, कांपती आवाज में निगम ने दोहराया, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मखीजा गवाह की तरफ आकर्षित हुआ तो उसके मुंह खोल पाने से पहले मैजिस्ट्रेट बोला, अदालत गवाह से पहले खुद कुछ सवाल पूछना चाहती है। काउंसिल को कोई एतराज? नो योर ऑनर। मखीजा बोला। मिस्टर निगम, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ, किसी भी वजह से हुआ लेकिन हुआ, उसके लिए पहले ये अदालत तुम्हें मुबारकबाद देती है और फिर तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि अदालत ने तुम्हें जो आश्वासन दिया है, बल्कि जो वादा किया है, अदालत उस पर मुकम्मल तौर से खरा उतर कर दिखाएगी। अब अदालत का तुमसे पहला सवाल ये है, तुम विष्णु शुक्ला से वाकिफ हो? जी हाँ। उन हालात पर रोशनी डालो जिनमें ये वाकफियत हुई। ये उन दिनों की बात है जबकि मैं एडवोकेट अपूर्व सेनगुप्ता के लिए काम करता था। विष्णु शुक्ला एडवोकेट सेनगुप्ता का रेगुलर क्लाइंट था। उसके साथ जब भी कोई कानूनी पंगा पड़ता था, वो एडवोकेट सेनगुप्ता की शरण में आता था। सेनगुप्ता के पास उसकी रेगुलर आवाजाही की वजह से ही मेरी उससे वाकफियत हुई और हमारी मेल मुलाकात में इजाफा हुआ। विष्णु गुप्ता तब कोई बड़ा मवाली नहीं था। तब छोटी मोटी चोरी चकारी, बटमारी और कारजैकिंग उसके कारोबार थे। उन दिनों मेरी कुछ ऐसी माली दुश्वारियां थी कि मैंने महसूस किया कि वो मेरे काम आ सकता था। माली दुश्वारियों की वजह ये थी कि मैं एक परी चेहरा हसीना पर फिदा था। मैं ऐसी लड़की का दीवाना था, मेरे जैसी हैसियत वाले शख्स को जिसका सपना भी नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। मैंने अपनी मामूली हैसियत उस लड़की से छुपा कर रखी और उस पर यही इम्प्रेशन बनाया कि मैं हैसियत वाला शख्स था और उसकी कैसी भी दिलजोई सहज ही अफोर्ड कर सकता था। इस बात को स्थापित करने के लिए मुझे उसको कीमती तोहफे देने पड़ते थे। तफरीह के लिए उसे महंगी जगहों पर ले जाना पड़ता था। अपनी इन हरकतों की वजह से जल्दी ही मेरी गांठ का पैसा तो चुक ही गया, मैं कर्जाई भी हो गया। तब एक रोज मेरी विष्णु शुक्ला से वो जुगलबंदी बनी, जो कि मेरी आज की दुश्वारी की बुनियाद है। क्या हुआ? मैं उसकी लूटपाट और बटमारी की हरकतों में बराबर की शिरकत करने लग गया। मेरी उस शिरकत से मेरा तो फायदा था ही, उसका भी फायदा था। उसका क्या फायदा था? वो मोटी अक्ल वाला लट्ठमार आदमी था, जबकि मैं दिमाग रखता था और पूरी तरह से सोच विचार कर हर मूव को प्लान कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दिमाग था, उसके पास हौसला था। मेरे में हौसले की कमी थी, उसमें सूझबूझ की कमी थी। इस वजह से तब एक तरह से हम एक दूसरे के पूरक बन गए थे। मैं वारदात को अंजाम देने के लिए सेफ जगह तलाश करता था और वो वारदात को अंजाम देता था। यूं हम दोनों बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए अपनी जेबें भरते रहते थे। उसका मेरे से वादा था कि जब तक बिल्कुल ही जान पर न आन बने वो कभी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। एक नायाब अंडरस्टैंडिंग और जुगलबंदी के तहत हमने पूरी कामयाबी से कई वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें से काफी सारी की तो रिपोर्ट भी न हुई, वो न्यूज़ ही न बनी, इसलिए किसी की जानकारी में ही न आई। कई बार तो हमने एक ही रात में 3-3, 4-4 जगह हाथ मारा। यूं एक रात में हमारे हाथ एवरेज 15-15, 20-20 हजार रुपए आ जाते थे। वो रकमें छोटी थी लेकिन फ्रीक्वेंट थी और सेफ थी, इसलिए मैं उससे संतुष्ट था और उनके हासिल से अपना कर्जा चुकाने में भी कामयाब हो गया था, इसलिए निश्चिंत था। जमा मैं अपनी माशूक पर भी ये रौब जमाए रहा था कि मैं हैसियत वाला आदमी था। मैं जानता था मैं बहुत खतरनाक खेल खेल रहा था। मैं ये भी जानता था कि विष्णु शुक्ला जैसा आदमी कभी भी कोई पंगा खड़ा कर सकता था, इसलिए मैंने कई बार उस सिलसिले में किनारा कर लेने का तय किया, लेकिन मेरा लालच मेरे पर इस कदर हावी रहा कि किनारा कर न सका।
गोल मार्केट वाली वारदात पर पहुंचो। वहां के चावला सेल्फ सर्विस स्टोर का मैंने सर्वे किया था तो पाया था कि रात को क्लोजिंग टाइम से पहले वहां सन्नाटा होता था और वो चावला पिता पुत्र के कैश टैली करने का टाइम होता था। वो जगह एन हमारे मतलब की थी। उस रोज शाम को मैंने रम पी ली थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इसी वजह से कदरन ठंड के मौसम में भी मैं आधी बाह की कमीज पहने था। गोदने का ख्याल न आया। सालों से, तब से जब मैं दुबई में एक शिपिंग कंपनी की नौकरी करता था, वो गोदना मेरी कलाई पर था। मुझे कभी सूझा ही नहीं था कि वो गोदना कभी मेरी शिनाख्त का जरिया बन सकता था, जैसे कि वो उस वारदात में बना। वारदात में क्या हुआ वो अब सब जानते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। विष्णु शुक्ला ने वहां गोली चलाने की हिमाकत की, जिसकी वजह से लूट की एक मामूली वारदात कत्ल की एक बड़ी घटना बन गई। उसके बाद मैंने शुक्ला का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे इस बात का शुरू से दुख है कि मेरी जगह अनिरुद्ध खनाल नाम का नौजवान पकड़ा गया था, जिसकी स्टोर में मौजूदगी की हमें भनक ही नहीं लगी थी। हमें मालूम होता कि स्टोर में मालिकान पिता पुत्र के अलावा कोई और भी मौजूद था, तो हम हरगिज भी वो सब न करते जो कि हमने किया। फिर अनिरुद्ध खनाल को सजा हो गई तो मैं बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया कि अब कोई उंगली मेरी तरफ नहीं उठ सकती थी। वो बेचारा सिर्फ इस इत्तेफाक की वजह से फंसा कि उसकी कलाई पर मेरे जैसा गोदना था। वो मेरे जैसी हल्के नीले रंग की आधी बाह की कमीज पहने था और उसकी तकदीर उसे उस रात जैसे घसीट कर मौका वारदात पर लेके गई। आगे अनिरुद्ध खनाल के मुकदमे पर मैंने रेगुलर निगाह रखी थी, इसलिए मैं जानता था कि उसे गोदने ने फंसाया था, जिसके की असाधारण और अतिविशिष्ट होने की वजह से दुहाई दी जा रही थी कि वो किसी दूसरे की कलाई पर हो ही नहीं सकता था, जबकि ऐसी बात नहीं थी। वो एक ही गोदना आर्टिस्ट की कारीगरी थी तो क्यों नहीं हो सकता था। मैंने गोदना दुबई में मोहम्मद मुस्तफा नाम के आर्टिस्ट से गुदवाया था। अनिरुद्ध खनाल मर्चेंट नेवी की नौकरी करता था। जरूर उसका शिप भी कभी दुबई पहुंचा होगा और उसने मोहम्मद मुस्तफा से ही अपनी कलाई पर वो गोदना गुदवाया होगा। अनिरुद्ध ने जोर जोर से सहमति में सिर हिलाया। मैजिस्ट्रेट प्रभावित दिखाई देने लगा। उसे गोदने के प्रचार की वजह से मैं फिक्रमंद था। निगम आगे बढ़ा। मैं महसूस करता था कि अपनी कलाई पर मौजूद उस गोदने की वजह से मैं उतना सेफ नहीं था जितना कि मैं अपने आप को समझता था। मेरे गोदने की जानकारी आम हो जाने की वजह से अनिरुद्ध खनाल के खिलाफ खड़ा केस कमजोर हो सकता था और मेरी जान पर आ बन सकती थी। उस गोदने को मिटाना कोई हंसी खेल तो था नहीं। जैसे उसको उकेरना एक स्पेशलिस्ट का काम था, वैसे उसको मिटाना भी एक स्पेशलिस्ट का काम था। वो स्पेशलिस्ट कोई दक्ष प्लास्टिक सर्जन ही हो सकता था। मैंने डॉक्टर शिखर उपाध्याय को चुना। गुंजन चौधरी के फर्जी नाम से मैं उसके पास पहुंचा और सर्जरी से वो गोदना अपनी कलाई पर से हटवाया। योर ऑनर, जिस लड़की की खातिर मैंने इतना कुछ किया, इतने खतरे मोल लिए, एक निम्न कोटि के आदमी की संगत के घात पर घात लगाई, उससे मेरा साथ बना न रह सका। जल्दी ही उसने मेरे से पल्ला झाड़ लिया। फिर मेरे एम्प्लॉयर एडवोकेट अपूर्व सेनगुप्ता की मौत हो गई और मैं अपने वर्तमान एम्प्लॉयर एडवोकेट कपिल मकवाना की मुलाजमत में आ गया। विष्णु शुक्ला। एक बार उससे जुगलबंदी तोड़ लेने के बाद मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहा था। उससे मेरा दोबारा वास्ता तभी बना था जबकि वो गैंग किलिंग में पकड़ा गया था। कोर्ट की तरफ से मेरे एम्प्लॉयर एडवोकेट कपिल मकवाना को उसका वकील मुकर्रर किया गया था। तब विष्णु शुक्ला की ये मेरे ऊपर मेहरबानी थी कि उसने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया था कि वो मुझे पहले से जानता था। फिर उसे फांसी की सजा हो गई थी और आखिरकार फांसी की तारीख भी मुकर्रर हो गई थी। तब तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि मेरी उससे फिर मुलाकात हुई।
उसने अपने वकील से मिलने की दरख्वास्त लगाई। मकवाना साहब करनाल जाना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी जगह उन्होंने मुझे भेजा और यूं एक बार फिर मैं लूट और बटमारी के अपने पुराने पार्टनर के रूबरू हुआ। वो जानता था उसका खेल खत्म था, उसकी जिंदगी खत्म थी, लेकिन अपनी धमकी के मुताबिक दोनों वकीलों को मार कर मरने की शैतानी ख्वाहिश उसके मन में तब भी बाकी थी। मैं वकील का प्रतिनिधि था, लेकिन उसका क्राइम का पार्टनर भी रह चुका था, इसलिए वो अपने मन की कैसी भी बात मेरे से खुल के कर सकता था। उसने मेरे से पूछा कि क्या एडवोकेट कपिल मकवाना के पास, मेरे एम्प्लॉयर के पास, कोई गन थी। मैंने बोला थी। तब उसने मांग की कि किसी तरीके से वो गन मैं अदालत में उसे सौंप दूं। आगे जो करना होगा वो खुद कर लेगा। वो मेरे से सिर्फ इतना सहयोग चाहता था कि गन, नॉट एनी गन, योर ऑनर, मकवाना साहब की गन, मैं इस अदालत में उसकी पेशी के दौरान मौका ताड़ कर चुपचाप उसे सौंप दूं। आगे वो अपने नापाक मिशन में कामयाब हो या न हो, वो बिना मेरा नाम जुबान पर लाए, बिना उस काम में या गोल मार्केट वाले स्टोर की वारदात में मेरी शिरकत का जिक्र किए खुशी खुशी फांसी चढ़ जाएगा। लेकिन मैंने अगर उसका वो काम करने से इनकार किया तो वो अदालत में मेरी पोल खोल देगा कि नरेश चावला के कत्ल की वारदात में उसका जोड़ीदार मैं था। वो शख्स साफ साफ मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन उसकी मांग के आगे झुकने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम्हारी बातों से जाहिर है कि विष्णु शुक्ला का मतलब तुम्हारे उससे मिलने पहुंचने से ही हल होता था। लेकिन अगर ऐसा न हुआ होता तो मिस्टर मकवाना ने करनाल जाना कबूल कर लिया होता तो उसका मतलब कैसे हल होता? वो ऐसा नहीं करने वाले थे। उन्होंने खुद कहा था कि जिस शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी उससे वो कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। फिर भी ऐसा होता तो जरूर वहाँ विष्णु शुक्ला ऐसा कोई बखेड़ा खड़ा कर देता कि मकवाना साहब को पनाह मांगते ही बनता और अपनी जान छुड़ाने के लिए वो मुझे आगे करते। न करते तो विष्णु शुक्ला अपनी तरफ से दुहाई देता कि वो सिर्फ मेरे से मिलना चाहता था। उसकी दुहाई बराबर कबूल होती क्योंकि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश का दर्जा रखती थी। मे बी यू आर राइट। तो तुम उसकी मांग के आगे झुके? जी हाँ। झुके तो क्या किया? मैंने मकवाना साहब के ऑफिस में उनकी गन की चोरी का ड्रामा रचा, स्टेज सेट की। कैसे? मेरे पास आधिकारिक तौर से ऑफिस के प्रवेश द्वार की चाबी थी, जिससे ताला खोलकर मैं कभी भी ऑफिस में दाखिल हो सकता था। मकवाना साहब के अपने ऑफिस में उनकी सेंट्रल लॉकिंग वाली टेबल की एक चाबी उनकी सेक्रेटरी अदिति दत्ता के पास भी होती थी, जो कि वो अपने केबिन में अपनी टेबल के दाएं दराज में रखती थी। उसे उस चाबी की शायद ही कभी जरूरत पड़ती थी, इसलिए उसे ध्यान तक नहीं रहता था कि वैसी कोई चाबी उसके पास थी। मैंने चुपचाप वो चाबी हथिया ली, उससे मकवाना साहब की टेबल की सेंट्रल लॉकिंग खोली, दराज में पड़ी गन अपने काबू में कर ली और चाबी वापस वहां पहुंचा दी जहां से मैंने निकाली थी। फिर मैंने दोनों तालों के इर्द गिर्द खरोचों के ऐसे निशान बनाए जिनसे लगता कि वो ताले जबरन खोले गए थे। यूं गन काबू में आ जाने के बाद आगे अदालत में उसे चुपचाप विष्णु शुक्ला को पास ऑन कर देने में भी मुझे कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई थी। उससे आगे आप जानते हैं कि क्या हुआ। जो अदालत में हुआ वो जानते हैं। अब पिछली रात जो अशोक विहार में डॉक्टर उपाध्याय के क्लिनिक में हुआ उसका जिक्र करो। वहाँ गोली चलाने वाले शख्स तुम थे? जी हाँ। तुम्हारा निशाना डॉक्टर था या उसके साथ मौजूद प्राइवेट डिटेक्टिव? डॉक्टर सुधीर कोहली से मुझे कोई खतरा नहीं था। मैंने उसके पीछे लगकर देख लिया था कि वो भटक ही रहा था, उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि मकवाना साहब ने बतौर पीडी सुधीर कोहली की खिदमत हासिल की थी।
और मुझे हुक्म दिया था कि मैं कोहली के साथ मिलकर काम करूं। ये बात मुझे पूरी तरह से रास आती थी, क्योंकि यूं मुझे मालूम पड़ता रहता कि कोहली क्या कर रहा था। लेकिन पता नहीं ऐसा इत्तफाकन हुआ या ये कोहली की होशियारी थी, उसने मुझे अपने साथ काम करने का कोई मौका न दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी गैरहाजिरी में मेरे होटल के कमरे की, जिसमें कि मैं रहता था, तलाशी ली गई थी, और ऐसी किसी तलाशी में कोहली की ही दिलचस्पी हो सकती थी, क्योंकि वो हर किसी को चेक कर रहा था। तलाशी की खबर कैसे लगी? वहाँ से उस लड़की की ऑटोग्राफ्ड तस्वीर गायब थी जिसका कभी मैं दीवाना था, और डॉक्टर उपाध्याय का एक विजिटिंग कार्ड गायब था जिसे इतने अरसे बाद भी पास रखे रहना मेरी मूर्खता थी। उस तलाशी की जानकारी लगने के बाद मैंने कोहली पर निगाह रखना शुरू कर दिया। कोहली अगर मुझे डॉक्टर उपाध्याय का रुख करता लगता तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कर सकता था। कल देर रात जब वो डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच गया तो मैंने अपना अगला कदम निर्धारित कर लिया। डॉक्टर की गवाही मेरी असलियत को उजागर कर सकती थी, लेकिन अगर वो न रहता तो गवाही न दे पाता तो गुंजन चौधरी ही बना रहता, कभी सुबीर निगम न बन पाता। लिहाजा तुमने डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर उस पर गोली चलाई? हाँ, उसके साथ मौजूद कोहली क्योंकि एकाएक सावधान हो गया था, इसलिए मुझे एक से ज्यादा बार गोली चलाने का मौका नहीं मिला था। मैं वहाँ रुकना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कोहली हथियारबंद हो सकता था और वो वापस मुझ पर गोली चला सकता था। इसी वजह से फौरन मुझे पता नहीं लग पाया था कि मेरी गोली का शिकार डॉक्टर हुआ था या नहीं। अगर मैं अपने मिशन में कामयाब रहा था तो बात ही क्या थी, वो बच गया था तो मैं फिर कोशिश करता। लेकिन फिर कोशिश करने के रास्ते में दो बाधाएं आन खड़ी हुई थी। एक तो मेरी गन पीछे गिर गई थी, और दूसरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगली ही सुबह केस की फिर सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसमें अपनी, मेरे लिए मौत जैसी गवाही देने के लिए डॉक्टर मौजूद होगा। यही वजह थी सुनवाई के इस आनन फानन इंतजाम के पीछे। अब बात मेरी समझ में आ रही है। इस सिलसिले में मैं यही कह सकता हूँ कि तकदीर ने मेरा साथ न दिया। एक तो सुधीर कोहली की वजह से डॉक्टर गोली से बच गया, दूसरे मेरी रिवॉल्वर पीछे गिर गई। ये भी मेरी बदकिस्मती ही थी कि मुझे पता न चला कि कोहली का जोड़ीदार उसके साथ डॉक्टर के क्लिनिक के भीतर नहीं गया था। मैंने कोहली की कार को फासले से देखा था। तब अंधेरा था और बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से फासले से मुझे यही लगा था कि कार खाली थी। उस एक चूक की वजह से मैं वहां पकड़ा जाने से बाल बाल बचा, लेकिन मेरी गन पीछे गिर गई। गन लाइसेंस शुदा थी, लेकिन उसकी मुझे कोई खास फिक्र नहीं थी। मैं दावा कर सकता था कि वो चोरी चली गई थी। अगर मकवाना साहब की गन चोरी जा सकती थी तो मेरी भी जा सकती थी। फिंगरप्रिंट्स की फिक्र न हुई। मुझे यकीन था कि तेज बारिश में फिंगरप्रिंट्स धुल जाने वाले थे। अब हैरानी है कि ऐसा नहीं हो सकता था। कोर्ट की जानकारी के लिए अर्ज है कि आज सुबह अपनी गन की अपने होटल के कमरे से चोरी की रपट मैं करोल बाग थाने में लिखवा भी चुका हूँ। गन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली थी। प्रॉब्लम तो कहीं और से ही टपकी। डॉक्टर उपाध्याय जैसे बड़े और मुअज्जज शख्स ने मुझे धोखा दिया। मेरे मना करने के बावजूद मेरी बेहोशी की हालत में गोदने समेत मेरी तस्वीर खींच ली। बड़े आदमी ने छोटी हरकत की। एक ओछा, छिछोरा, घटिया, जलील, बेलिहाज, बेगैरत काम किया और दैट्स एनफ। मैजिस्ट्रेट सख्ती से बोला, यू विल स्पीक नो फर्दर। The court orders arrest of this man. शाम को नताशा खनाल के फ्लैट पर ग्रैंड पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें हर कोई मौजूद था। ड्रिंक्स के खूब दौर चले। लोग बाग आते रहे, जाते रहे। फिर रात 11 बजे के करीब वहाँ खास उलखास लोग ही रह गए।
आते जाते रहने वालों में मकवाना के ऑफिस के लोग थे, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ कोर्ट वाले थे। मैं बधाइयां बटोर रहा था क्योंकि मैं कपिल मकवाना की तत्काल रिहाई और अनिरुद्ध खन्ना की निकट भविष्य में निश्चित रिहाई की, क्योंकि उससे संबंधित काफी सारी कानूनी कार्यवाही होना अभी बाकी था, वजह बना था। वैसे कटसी इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव अनिरुद्ध उस पार्टी में मौजूद था। सब मेरे शुक्रगुजार हो रहे थे। थैंक यू। नताशा मुझे अपने साथ भीजती नशे से तनिक थरथराती आवाज में बोली, मैंने तुम्हें बहुत कम करके आका। तुम तो जीनियस हो। वो बात छोड़ो। मैं बोला, मुझे मेरे मतलब की बात बताओ। पूछो। जिस बोनस का मैं पहले हकदार बन के नहीं दिखा सका था, उसका मैं अब हकदार हूँ या नहीं हूँ? बराबर हो। 100% हो माई लव। तो वो मुझे कब हासिल होगा? जब तुम चाहो। मैं तो हो सकता है अभी चाहूं। चाह कर देखो, मैं वैसा न कर सका। कान इधर करो, मैंने किया। पार्टी खत्म होने पर सब चले जाएंगे, तुम मत जाना। अनिरुद्ध, वो तो यहाँ रुक ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर उसे साथ लेके जाएगा। गुड, दैट्स ए डील। यस, दैट्स ए डील। वो परे हट गई। अनिरुद्ध मेरे करीब पहुंचा। थैंक यू, वो बोला। नेवर माइंड, मैं बोला। मेरे को तीर की तरह सीधा कर दिया इस सारे बखड़े ने। दोबारा कभी किसी जंजाल में नहीं पड़ूंगा। सबक मिल गया मेरे को। अब मैं अपनी आजादी की दुहाई देकर अकेला रहने की जिद भी छोड़ूंगा और बहन की छत्र छाया में रहूंगा। रह कर क्या करोगे? अपनी बीच में छूट गई पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर और पढ़ाई करूंगा, जिसके सदके एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। ये सबक इंस्पेक्टर यादव मेरे पीछे से बोला, कितना टाइम याद रख पाएगा? हमेशा। आजाद होते ही भूल जाएगा? हरगिज नहीं। तो फिर मेरी बधाई कबूल कर और एक सबक भी। क्या? हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। मर्द हिम्मत करे तो खुदा भी मदद करता है। You said it, बॉस। और कपिल मकवाना करीब आया। पुलिस के खिलाफ तुम्हारा बेजा गिरफ्तारी का केस मैं लड़ूंगा। अरे वकील साहब, यादव बोला, क्यों लड़के को गलत पट्टी पढ़ा रहे हो? सही पट्टी पढ़ा रहा हूँ। मोटा हर्जाना दिलवाऊंगा। कोहली समझा अपने वकील साहब को। और खुद मैं फीस के तौर पर एक पैसा वसूल नहीं करूंगा। कोहली, ये वकील साहब के नहीं, मैं बोला, लड़के के समझने की बात है। केस का क्या है? मकवाना साहब नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा। तुम लड़के को समझाओ। वो ही जुबान बोल के समझाओ जो इस बाबत तुमने मेरे सामने बोली थी। ये अभी तुम्हारे कब्जे में है, समझ जाएगा। नहीं, यादव ने बड़ी दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया। हाथ में गिलास थामे राजीव त्यागी करीब पहुंचा। मैजिस्ट्रेट को भी इस पार्टी में शामिल होना चाहिए था। वो बोला, तुम जानते हो वो नहीं हो सकता। मकवाना बोला, जुडिशरी को ऐसी पार्टियों में शिरकत करना मना होता है। मुझे नहीं लगता कि उस पर ऐसे कायदे कानून लागू होते हैं। वो एक मिलीभगत में शरीक हो सकता था तो उन लोगों की पार्टी में भी शरीक हो सकता था जिनको मिलीभगत से फायदा पहुंचा था। मिलीभगत? कैसी मिलीभगत? जो मुझे देर से सूझी। अरे कैसी मिलीभगत? डॉक्टर उपाध्याय से बिना शपथ गवाही कराने की मिलीभगत। कोई मैजिस्ट्रेट ऐसे करता है कि एक गवाह को शपथ दिलाए, दूसरे को न दिलाए। मैंने ऑब्जेक्शन रेज की तो मेरी ऑब्जेक्शन को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
मेरी ऑब्जेक्शन पर रूलिंग रिजर्व रख दी और मुझे डांट पिला दी कि मैं ऊंची आवाज में बोल रहा था। डॉक्टर अपनी बात कह चुका तो बिना मुझे क्रॉस क्वेश्चन का मौका दिए उसे यूं कोर्ट से रुखसत किया जैसे वो फौरन वहां से न जाता तो बांध कर बिठा लिया जाता। और रुखसत भी कैसे, माफी मांगने के अंदाज में किया। आपको क्लिनिक पर होना चाहिए, सर्जिकल केस सर्जरी के लिए इंतजार कर रहा है, काम का हर्जा हो रहा है। ऐसा अंतर्यामी मैजिस्ट्रेट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैजिस्ट्रेट अपने कोर्ट का मालिक होता है। यादव भुनभुनाया, वो कोर्ट को जैसे चाहे चला सकता है, मसलन नाजायज काम कर सकता है, अपनी अध्यक्षता में करा सकता है, अंत भला सो भला। मैं बोला, वो तो है। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि आखिरकार इंसाफ हुआ? बहुत खुशी है, लेकिन भरी अदालत में एक नाजायज काम तो हुआ, एक नोबल काज के लिए। यादव बोला, तुम्हारी जानकारी के लिए मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट से उठते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सब एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसने न्यायपालिका की स्थापित परंपराएं तोड़कर आउट ऑफ दी वे जाकर एक मुजरिम को एक्सपोज करने के ऊंचे मिशन में सहयोग किया था। फिर भी गलत काम तो गलत काम ही है। मैं नाशुक्रा नहीं कहलाना चाहता, मकवाना बोला। आखिर गलत या सही, उस काम से मेरे को रिहाई मिली है, लेकिन जहां तक मैजिस्ट्रेट के अनएथिकल कंडक्ट का सवाल है, मेरी वोट त्यागी के साथ है। आप दोनों साहबान कूदकर एक नाजायज नतीजे पर पहुंच रहे हैं। नतीजा हमारे पर कूद रहा है। त्यागी बोला, आप लोग जो कुछ कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हकीकत से वाकिफ नहीं है। यादव बोला, क्या है हकीकत? मकवाना बोला, और वो हकीकत इस बात की सफाई कैसे बन सकती है कि मैजिस्ट्रेट ने 5 गवाहों में से 3 को, मुकुंद लाल को, सब इंस्पेक्टर प्रहलाद गुप्ता को और सुबीर निगम को शपथ दिलवाई और 2 को, डॉक्टर उपाध्याय को और बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट प्रीतम गोगिया को शपथ न दिलवाई, क्योंकि अगर वो शपथ ग्रहण करके कोर्ट में बयान देते तो उन पर परजुरी का, झूठी गवाही देने का इल्जाम आयद होता। क्या त्यागी, तुम्हारी मिलीभगत वाली बात गलत नहीं है। ये हकीकत है कि इस केस में पुलिस की, इस प्राइवेट डिटेक्टिव की और मैजिस्ट्रेट की मिलीभगत थी। क्या कह रहे हो? मकवाना अचकचा कर बोला, ऐसा कहीं होता है, ऐसा कहीं हो सकता है। इंसाफ की दुहाई हो और कोई दूसरा जरिया न हो तो होता है, हो सकता है, हो चुका है। मिस्टर इंस्पेक्टर, प्लीज एक्सप्लेन। तू बोल भाई। यादव मेरे से बोला। वो क्या है कि मैं बोला, क्लिनिक में गोली चलने के और गोली चलाने वाले के, जो कि अब हम जानते हैं कि सुबीर निगम था, फरार हो जाने के बाद मेरी डॉक्टर उपाध्याय से फिर मीटिंग हुई थी और उसके पेशेंट गुंजन चौधरी का केस सामने आया था, जिसकी दाईं कलाई पर वैसा गोदने का निशान था जैसा कि अनिरुद्ध के सजा पाने की वजह बना था और जिसे डॉक्टर ने अपने प्लास्टिक सर्जरी के हुनर से बिल्कुल गायब कर दिया था। लेकिन इस बात को साबित करने का डॉक्टर के पास कोई जरिया नहीं था न जरिया। त्यागी बोला, गोदने वाली बाह की वो तस्वीर थी न जो कि उसने अदालत में दिखाई थी। गुंजन चौधरी नाम के पेशेंट की वो तस्वीर, ऐसी किसी तस्वीर का कोई वजूद नहीं था। क्या? तो फिर वो तस्वीर जो उसने कोर्ट में दिखाई, गुंजन चौधरी उर्फ सुबीर निगम की गोदने वाली बाह की नहीं थी। नहीं थी। वो तस्वीर फर्जी थी जो कि कल पुलिस हेडक्वार्टर पर तैयार की गई थी। कैसे? बड़ी आसानी से। एक दूसरा शख्स इंस्पेक्टर यादव की कस्टडी में था जिसकी कलाई पर वैसा ही गोदना गुदा था। अनिरुद्ध। और कौन? मैंने अनिरुद्ध को, यादव बोला,
उसके होटल से हेडक्वार्टर मंगवाया और पुलिस के फोटोग्राफर को बुलाकर उसकी गोदने वाली कलाई की तस्वीर निकलवाई और वो तस्वीर अगले दिन डॉक्टर ने ये कहकर कोर्ट में पेश की कि वो उसने अपने पेशेंट की उसकी बेहोशी की हालत में उसकी इजाजत के बिना खींची थी। हकीकतन डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया था और न ऐसा कुछ करने की कोई खास जरूरत थी, क्योंकि तस्वीर सूरत की नहीं, महज एक बाह की थी। जब चौधरी उर्फ निगम ने उसे फोटो लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था तो उसने फोटो नहीं ली थी। उसने अदालत में जो फोटो पेश की थी, मकवाना बोला, वो उसकी बाह की नहीं थी। और मैंने क्या बोला? वो अनिरुद्ध की बाह की थी जो कि हाथ के हाथ तैयार की गई थी। हाँ, अब आप दोनों वकील साहबान सोचिए कि अगर डॉक्टर उपाध्याय शपथ ग्रहण करके कोर्ट में उस तस्वीर को पेश करता और उसकी बाबत अपना बयान देता तो क्या वो परजुरी का मुजरिम न होता? तो त्यागी बोला, ये वजह थी डॉक्टर उपाध्याय को शपथ न दिलाई जाने की। बिल्कुल। उसके बाद गवाह मुकुंद लाल को शपथ दिलाई गई क्योंकि उसने जो कहा था ऐन सच कहा था। इंस्पेक्टर प्रहलाद गुप्ता को शपथ दिलाई गई क्योंकि उसने तो एक तरह से अपनी F.IR ही दोहरानी थी। फिर बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट प्रीतम गोगिया पेश हुआ था तो उसे शपथ नहीं दिलाई गई थी क्योंकि उसका बयान भी एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत गढ़कर तैयार किया गया हुआ था। हे भगवान, इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों? घात लगाना क्या अपराधी ही जानते हैं? कानून के रखवाले नहीं जानते? उसके बयान में क्या गलत बयानी थी? जो गन हमलावर के हाथ से निकलकर पीछे अशोक विहार में छूट गई थी, उस पर उंगलियों के कोई निशान नहीं पाए गए थे। कोई छोटा मोटा निशान उस पर से धुलने से फिर भी रह गया था तो वो शिनाख्त के काम आने के काबिल नहीं था। और गोली जो डॉक्टर के ऑफिस की दीवार में से खोदकर निकाली गई थी वो दीवार के भीतर किसी लोहे के कॉलम से टकराई थी, जिसकी वजह से वो इस बुरी तरह से चपटी हो गई थी कि बैलिस्टिक्स एग्जामिनेशन के लिहाज से किसी काम की नहीं रही थी। उस गन की बाबत प्रीतम गोगिया ने अदालत में जो इकलौती सच बात कही थी वो ये थी कि फायरआर्म्स के रिकॉर्ड के मुताबिक वो सुबीर निगम की मिल्कियत साबित हुई थी। प्रीतम गोगिया से भी गलत बयान, गढ़ा हुआ बयान निगम को फंसाने के लिए दिलवाया गया। अभी भी ये पूछने की बात है, उन दो बयानों की वजह से ही तो निगम का कस बल ढीले पड़े और उसने हलफ उठाकर अपना गुनाह कबूल किया। और इस नाटक के सूत्रधार त्यागी मेरी तरफ घूमा, जनाब आप थे। डॉक्टर उपाध्याय के साथ सिर जोड़कर मैं बोला, मैंने पहले अपनी पूरी तसल्ली की थी कि डॉक्टर का जंगी जहाज के गोदने वाला गुंजन चौधरी नाम का पेशेंट और कोई नहीं, सुबीर निगम था। डॉक्टर अपने पर हुए आक्रमण से हिला हुआ था और मेरा तहेदिल से शुक्रगुजार था कि मैंने उसकी जान बचाई थी, इसलिए पूरी संजीदगी से, पूरी निष्ठा से उसने मेरे साथ सहयोग किया था। उसने ऐसी बारीकी से गुंजन चौधरी का हुलिया, हाव भाव और चाल ढाल समेत बयान किया था कि उससे बच्चा भी समझ सकता था कि वो सुबीर निगम का हुलिया बयान कर रहा था। लेकिन सिवाय उसकी पीछे छूट गई रिवाल्वर के उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था और उस बात को उसने क्या खूबसूरती से कवर किया था कि करोल बाग थाने में उसके चोरी चली गई होने की रपट दर्ज करा भी दी हुई थी और ये जवाब रट भी लिया हुआ था कि उसके एम्प्लॉयर की गन की तरह ही उसकी भी गन चोरी चली गई थी और ये काम जरूर उसी शख्स का था जिसने पहले ऑफिस के ताले तोड़कर मकवाना साहब की गन चुराई थी। ऐसे माहौल में उसके खिलाफ मिलीभगत न की गई होती, एक फर्जी ड्रामा न खड़ा किया गया होता तो क्या वो पकड़ाई में आता? तुमने किया क्या था? मकवाना ने पूछा। यादव साहब मेरे मेहरबान हैं, इनको मेरे पर एतबार है। मैंने इनको अपनी स्ट्रेटजी समझाई थी। इन्होंने आगे अपने डीसीपी से बात की थी, डीसीपी ने आगे मैजिस्ट्रेट से बात की थी और आखिरकार सब सेट हो गया था।
और फिर यादव बोला, नतीजा भी सुखद निकला। बहरहाल अंत भले का भला। मकवाना बोला, इसी बात पर चीयर्स हो जाए। नताशा बोली। सबने मिलकर चीयर्स बोला। टू द क्राइम। मकवाना बोला, एंड कैचिंग क्रिमिनल्स। यादव बोला, बाई फेयर और फाउल मीन्स। मैं बोला, आमीन। त्यागी बोला, अदालत ने अनिरुद्ध खनाल को बाइज्जत बरी किया। उसने पुलिस पर केस करने की कोई कोशिश न की। जाहिर था कि उस बाबत इंस्पेक्टर यादव ने उसकी बहुत कामयाबी से क्लास ली थी। अनिरुद्ध के लिए ये ही बहुत बड़ा हर्जाना था कि नामुमकिन हालात के हवाले पूरी तरह से नाउम्मीद और 10 साल के लिए नपा वो शख्स आजाद था। सुबीर निगम को उम्र कैद की सजा हुई। मैंने 2 लाख रुपए कमाए। एडवोकेट मखीजा की आधे दिन की कोर्ट में हाजिरी की मुंहमांगी फीस नताशा ने खुशी खुशी अदा की। उसने मुझे भरपूर बोनस अदा किया। उस केस के दौरान मेरे को ये नई जानकारी हुई कि रजनी को मेरी सेक्रेटरी बने रहना ही कबूल था, जीवन साथी बनना कबूल नहीं था। दूसरे कत्ल की बाबत जो होने से बाल बाल बचा था, उसका तुक्का चला था या उसे इल्हाम हुआ था, वो अभी भी मेरे लिए हैरानी की बात थी। निगम से मुझे पूरी हमदर्दी थी और उसकी हर करतूत के बावजूद, उसके सजा पा चुका होने के बावजूद मुझे यकीन था कि बुनियादी तौर पर वो भला आदमी था। ऐसा न होता तो उसने कपिल मकवाना की गिरफ्तारी के दौरान उसके गुनाह को हाईलाइट करने का कोई मौका न छोड़ा होता। ऐसा न होता तो मेरे सवाल करने पर उसने पुरजोर लहजे में ये न कहा होता कि मकवाना साहब की कत्ल जैसे खतरनाक जुर्म में शिरकत नहीं हो सकती। एक औरत की खातिर उसने अपना खाना खराब किया और वो भी उसे हासिल न हुई। काश मैं वक्त रहते उसे सबक दे पाता कि आदमी का प्यार में पड़ना और सीढ़ियों से गिरना एक ही बात है। दोनों खतरनाक एक्सीडेंट हैं, जिनसे हर हाल में बचने की कोशिश करनी चाहिए।